इन सभी समस्याओं को मैंने नज़दीक से देखा है। जो बच्चा स्वस्थ नहीं है, पढ़ाई की तरफ भी वो उतना जागरूक नहीं होगा। एक इंग्लिश में कहावत है कि हेल्दियर स्टूडेंट्स आर बेटर लर्नर्स। जो स्टूडेंट्स हेल्दी रहते हैं, दे आर मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग। पहले हेल्थ को ठीक रखेंगे, फिर हम अपने जो हमारा एम है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि पौध तैयार कर रहे हैं बच्चों में। आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य, हेल्थ। बच्चों में हेल्थ किस तरह से रहे, किस तरह से आगे बढ़े, बच्चे हेल्दी कैसे रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना ये रहा है कि सब के सब भारतवासी और ख़ास तौर पर बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए। अलग अलग मंचों के माध्यम से माननीय मोदी जी ने मिलेट को प्रमोट किया, योग को प्रमोट किया और कहा कि यदि बच्चे इससे सीखते हैं तो वो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो आज हेल्थ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनिल सैनी जी, जो लीफी मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, उसके संस्थापक है। आज उनसे पूछेंगे कि इस सारी सर्विसेज को लेकर वो किस तरह से चल रहे हैं, या इनका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, माननीय मोदी जी के सपनों को पूरा करना उद्देश्य है या कोई अन्य उद्देश्य है। नमस्कार सर, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। एक बहुत उम्दा चीज़ आप कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं। यदि बात की जाए किसी भी व्यक्ति के निर्माण के लिए, यदि किसी चरित्र निर्माण के लिए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरी ज़रूरत होती है, उसके लिए मकान की ज़रूरत है, उसके लिए खाने और पीने की ज़रूरत है। वो सब सेकेंडरी ज़रूरत होती है। प्राइमरी ज़रूरत होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं और वो भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप स्वास्थ्य के बारे में बात करें? क्योंकि पहले आप एक एजुकेशनिस्ट भी रह चुके हैं, शिक्षा को लेकर भी आप काम कर चुके हैं, उसके बाद आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए, यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में आए। तो आप बखूबी एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एक कंपनी का निर्माण किया है और उसके द्वारा आप स्कूलों में ही हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली और ये है क्या चीज़ जो आपने कंपनी का निर्माण कराया, लीफी मेडिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मकसद क्या है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमें आमंत्रित करने के लिए मैं यशपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपनी आवाज़ और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक्चुअल में लीफी मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हम यहाँ पर हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक एज स्पेसिफिक बच्चों को कैटर करता है। जो भारत में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं, उन सब की हेल्थ और वेलनेस को एक ज़रूरी मिशन बना रहा है। हमारा मानना है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसकी पढ़ाई, उसका आत्मविश्वास और उसका भविष्य तीनों ताक पर हैं, तीनों प्रभावित होते हैं। सर ये प्रेरणा, जैसे कि आपने बताया कि 15 साल मैं शिक्षा में भी रहा हूँ, एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ, जिसमें से 7 साल एक गणित अध्यापक के तौर पर मैंने काम किया है और 8 साल स्कूल प्रिंसिपल के रूप में काम किया है। तो इन सभी समस्याओं को मैंने नज़दीक से देखा है। जो बच्चा स्वस्थ नहीं है, पढ़ाई की तरफ भी वो उतना जागरूक नहीं होगा। एक इंग्लिश में कहावत है कि हेल्दियर स्टूडेंट्स आर बेटर लर्नर्स। जो स्टूडेंट्स हेल्दी रहते हैं, दे आर मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग। शिक्षा की तरफ या सीखने के लिए वो उतने ही ज़्यादा जागरूक रहते हैं। तो वहीं से प्रेरणा लेकर हमें ये लगा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लेकर उनके स्वास्थ्य के लिए भी काम करना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। इसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है और आप जैसे देख रहे हैं कि स्कूल्स में हेल्थ कैंप्स लगते हैं, कई कई स्कूल्स में नहीं लगते हैं और लगते भी हैं तो उनका कोई फॉलोअप नहीं होता है। तो इसमें हमारा यही मिशन है कि हम स्वास्थ्य जांच करें और एक अर्ली स्टेज पर पेरेंट्स को ये खबर पहुंचाएं कि आपके बच्चों की आइज़ ख़राब हो गई हैं। ख़राब क्या है कि एक तरह से वीक हो गई हैं, तो अर्ली स्टेज पर हम उनको वहीं पे रोक सकते हैं। या डेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो अर्ली स्टेज पर, जब तक वो आरसीटी तक ना पहुँचे कि एक्चुअल में होता क्या है, बच्चा 4 दिन रोता है तब पेरेंट्स उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो एक अर्ली स्टेज पर हम पेरेंट्स तक खबर पहुंचाते हैं कि आपके बच्चे का दांत ख़राब होना स्टार्ट हो गया है,
तो इसको यहीं पे रोकथाम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम स्कूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और भी सेवाएं हैं। काफ़ी गुरुग्राम में हॉस्पिटल है जो इस तरह का चैरिटेबल काम कर रहे हैं। अब वो चैरिटेबल के नाम पे प्रमोशनल काम कर रहे हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ, जो मुझे प्रतीत होता है कि वो स्कूलों में जाकर बच्चों का चेकअप करते हैं और फिर वो अपने हॉस्पिटल को प्रमोट करते हैं। तो उनका दोहरा मकसद है या अकेला मकसद है, ये मुझे नहीं पता, पर काम बहुत लोग कर रहे हैं। तो उनके काम करने में और आपके काम करने में क्या अंतर है? जब वो हॉस्पिटल कर ही रहे हैं तो फिर ज़रूरत क्या पड़ी आपको काम करने की? एक्चुअल में हमारा कोई हॉस्पिटल नहीं है, हम स्टूडेंट्स ओरिएंटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो स्टूडेंट के हितों में ध्यान में रख के काम करती है। उनका, जैसे आपने बताया कि उनका उद्देश्य हो सकता है कि अपना प्रमोशन करना, और हमारा उद्देश्य है बच्चे की स्वास्थ्य जांच करना। हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर्स आते हैं उनके हम प्रमोशन नहीं करते हैं कि आप में ये कमी मिली है तो आप इन्हीं डॉक्टर्स के पास जाइए या इलाज करवाइए। वो डॉक्टर कहीं से भी हो सकता है। तो इसमें दोनों के मकसद अलग अलग हैं। उनका मकसद पब्लिसिटी है और हमारा जो मकसद है वो बच्चों के स्वास्थ्य की जो एक कंडीशन है वो एक अर्ली स्टेज पर उनके पेरेंट्स को पहुंचाना स्कूल के माध्यम से। तो अभी आप काम करते हुए आपको काफ़ी वक्त हो गया, तो आपको क्या महसूस हुआ? बच्चे को कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है? जैसे मानसिक रूप से बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है या शारीरिक रूप से ज़्यादा ज़रूरत होती है? यदि शरीर की बात करें तो उसको डेंटिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आँखों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसका परसेंटेज क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, ये भी आप हमें समझाइए। सर, आज भारत में 26 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें 44% से ज़्यादा बच्चे जो उनका वेट होना चाहिए वो अंडर वेट हैं। 50% से ज़्यादा बच्चे एनेमिक हैं, और वो इससे भी ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है। 60% बच्चे, ये मुझे भी देख के अचंभा हुआ क्योंकि जब हमने चेकअप्स किए 60% से ज़्यादा बच्चों की आइज़ वीक है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, दांतों की समस्याएं हैं। इन्हीं सब के लिए लीफी सामने आया है कि उन स्टूडेंट्स की इन समस्याओं को हम रखें और वहीं पे रोकथाम कराएं। इसके लिए हम स्कूल्स में जाते हैं, डॉक्टर्स की टीम लेके जाते हैं, कैंप लगाते हैं जिसमें बच्चों का हाइट, वेट, बीएमआई, ओबेसिटी लेवल, आई साइट विजन, डेंटल चेकअप, पर्सनल हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन, और इसके साथ साथ एक ग्रुप काउंसलिंग भी होती है जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उनको डेली लाइफ में क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए। तो ये सब हम कवर करते हैं। और जैसे आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रखा है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से ना सिर्फ बड़े जूझ रहे हैं बल्कि छोटे बच्चों में भी अब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट ज़रूरी है। जो बच्चा अपने आप को कुछ अलग फील करता है या उसको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो वो उस साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी समस्या को रख पाए और काउंसलिंग ले। तो मेंटल हेल्थ पे अभी हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो मेंटल हेल्थ पे होगा। हम साइकोलॉजिस्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में से जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको अपने पैनल पे लेके आएंगे, और कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि किसी भी स्कूल से कोई भी बच्चा डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकता है, उनके स्लॉट देख सकता है जब भी वो खाली हैं। तो ये एक गैप जो है वो भर जाएगा, एक ब्रिज के रूप में हम काम करेंगे बिटवीन स्टूडेंट्स एंड साइकोलॉजिस्ट, जिससे मेंटल हेल्थ को दूर करने में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है अगर इस तरह का प्रोग्राम हम कर पाए। बच्चों का मेंटल हेल्थ के कारण, मानसिक रोगों के कारण व्यवहार बदलता जा रहा है। अपने पेरेंट्स के प्रति व्यवहार बदल गया, सोसाइटी के प्रति व्यवहार बदल गया, अपने पीयर दोस्तों के प्रति वो भी व्यवहार बदल गया, अपने स्कूल और टीचर्स के प्रति भी व्यवहार बदल गया। तो ये व्यवहार मानसिक रोगों के कारण होता है। वो सही तरह से चीज़ों को समझ नहीं पाता क्योंकि वो किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। और हिंदुस्तान में
मानसिक रोगों पर कोई काम नहीं करता। पीछे एक सर्वे हुई थी तो मैं देख रहा था कि यदि 100 रुपये खर्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर, तो उस पर केवल और केवल 16 पैसे खर्च किए जाते हैं। उन 100 रुपये में से 16 पैसे खर्च किए जाते हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ मानसिक रूप से कमज़ोर लोग, मानसिक रूप से बीमार लोग बहुत रहते हैं, बशर्ते हमें पता नहीं कि हम मानसिक, मैं हो सकता हूँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ, हो सकता है कि मैं किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा हूँ, पर मुझे स्वयं नहीं पता कि मैं किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा हूँ। तो उसके कारण मुझे इरिटेशन बढ़ जाएगी, उसके कारण मुझे और तमाम तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये अगर छोटे बच्चों में ही देखा जाए, उस समय ही निकाला जाए कि मानसिक रोग भी होते हैं, क्योंकि सरकार का ही ध्यान नहीं है अभी मानसिक रोगों के प्रति। आपने सही कहा कि आप मानसिक रोगों पर भी ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देते हैं, और वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, चाहे शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो व्यक्ति, एक सर्वे में मुझे ऐसा पाया, मैं देख रहा था क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ, तो यदि कोई आप जैसा व्यक्ति मिलता है तो मैं उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ इसके बारे में कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से बीमार है, वो व्यक्ति जीने की संभावना 100 साल तक होती है, संभावना होती है, जीता है या नहीं जीता उतनी संभावना होती है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से बीमार है, वो व्यक्ति 100 साल जीता नहीं है, संभावनाएं होती ही नहीं है। आज हमारी एवरेज एज 60 साल के करीब हो गई है इंडियन सोसाइटी के। उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हम बहुत प्रेशर में हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बहुत नीचे है। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स तो बहुत नीचे है जी। तो ज़रूरत है वहाँ काम करने की, और आप निश्चित रूप से काम कर ही रहे हैं इसको लेकर भी। दूसरा एक क्वेश्चन मेरा और भी था आपसे कि आप इतने तरह की बीमारियाँ बता रहे हैं, जैसे डेंटल बीमारियाँ बता रहे हैं, जैसे आँखों के प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आप उनकी दिनचर्या को सुधरवा के चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करते हैं, जैसे माननीय मोदी जी भी चाहते हैं कि दिनचर्या सबसे पहले सुधरे बच्चे की, तो उससे उस पर ज़्यादा काम करते हैं, या फिर जो है डॉक्टर जो दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक की दवाइयाँ, ये तमाम तरह की दवाइयाँ भी चल रही है, तो आप दवाइयों पर ज़्यादा निर्भर है या आप दोनों ही काम करते हैं? एक्चुअल में इस फास्ट लाइफ में पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी रूटीन चेकअप के लिए खुद जाएं या अपने बच्चों को लेकर जाएं। और वहीं पे ये समस्या आती है कि अर्ली स्टेज पे पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता है जब ये बीमारियां बच्चों में स्टार्ट होती हैं। लाइक उनकी आइज़ वीक हो रही हैं, तो बच्चा क्या करता है, बोर्ड से उसको दिखाई नहीं देता है, पीछे बच्चा बैठा है तो साइड में जो बच्चा है उससे वो कॉपी कर लेता है, उसका काम चल जाता है, पेरेंट्स को नहीं पता है। तो एक्चुअल में हमारा काम मेडिकेशन का नहीं है, हमारा काम ओनली डायग्नोज करना है अर्ली स्टेज पे। और पेरेंट्स जो डेली या रूटीन चेकअप के लिए अपने बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं, उनको ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि स्कूल ने आपके बच्चे के लिए ये डायग्नोज कर लिया है कि आपके बच्चे की मानसिक हेल्थ ख़राब है, या उसके डेंटल प्रॉब्लम है, या उसके आइज़ में है, तो वो आप किसी भी डॉक्टर को इसको लेके जाइए। हाँ, भविष्य में हो सकता है कि हम इसमें उनको फॉलोअप्स भी करें, अगर स्कूल चाहे तो हम उनको बार बार कॉल करके ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपने इसको कराया या नहीं कराया, तो उस पे काम हो सकता है। बट अभी फ़िलहाल हमारा जो मॉडल है वो यही है कि हम जाएं, कैंप लगाएं, बच्चों को क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करें और पेरेंट्स तक पहुंचाएं। इसमें हमारा एक और मॉडल काम कर रहा है जिसमें हम मेडिकेशंस का भी थोड़ा करते हैं, अगर स्कूल चाहता है तो उसमें हम स्कूल्स को पूरी सेवाएं देते हैं। हम एक मेडिकल रूम सेटअप करते हैं, उस मेडिकल रूम में जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक मेडिकल बेड है, चेयर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, दवाइयाँ हैं, जो भी ज़रूरी होती हैं, तो वो हम वहाँ पे रखते हैं। मेडिकल रूम पूरा सेटअप होता है। 6 तरह की वर्कशॉप्स होती हैं जो हम साल में देते हैं, 2 बार चेकअप होते हैं, डॉक्टर्स विजिट्स होती हैं, काउंसलिंग होती हैं। एक्चुअल में टीचर्स वही बातें रोज़ बता रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन जब कोई स्पेशलिस्ट आके बताता है, लाइक डॉक्टर बताता है,
तब बच्चे उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में अमल भी करते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि आप जैसे लोग जब मेडिकल क्षेत्र में आ गए हैं, जो एजुकेशन को भी समझते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं पिछले 8 साल तक प्रिंसिपलशिप भी किया, उससे पहले आप पीजीटी मैथमेटिक्स भी रहे, तो आप एजुकेशन को भी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, और आप क्योंकि स्वस्थ क्षेत्र में आ गए हैं तो आप हेल्थ को भी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। खास तौर पे आप बच्चों को ही डील करते रहे, अब हेल्थ में भी आए तो आप बच्चों को ही डील कर रहे हैं। तो दोनों में से कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों साथ साथ चल सके और सही प्रकार चल सके, तो उसके लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो उस पर भी आप। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सबसे पहले हमने ही कदम उठाया है, गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कदम उठाए हैं। बाकायदा एक पूरा हेल्थ की बुकलेट उन्होंने जारी की है और उन्होंने बोला है कि स्कूल्स में हेल्थ क्लब्स बनने चाहिए और उन हेल्थ क्लब्स के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कुछ एनजीओज़ भी हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करती हैं, बट आई एम वेरी सॉरी टू से ऑन पेपर्स ओनली। तो कितने सरकारी स्कूलों में कैंप्स लगते हैं, या मैं देखता हूँ कि एक शेड शीट जाती है, इस पे आप लिख दीजिए कि किसने वो एल्बेंडाजोल बच्चों को बांट दी है या नहीं बांटी है, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमने इसीलिए इसको एक एनजीओ नहीं बनाया है, अभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखा है, ताकि हम जागरूकता से काम कर पाएँ। हाँ, भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में हम इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला के और गवर्नमेंट की हेल्प से अगर हम उन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक भी अपनी सेवाएं दे पाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो वही है कि बुकलेट पूरी बनाई हुई है, हेल्थ क्लब बनाने हैं, वो हेल्थ क्लब मेडिकल कैंप लगवाएंगे, ये सब है। लेकिन जब सीबीएसई की विजिट होनी होती है या कुछ ऊपर से कुछ चेकअप है, इस तरह से जब होता है तो वो सारी कागजी कार्रवाई तुरंत हो जाती है, एक ही दिन में मेडिकल रूम भी बन जाता है, वहाँ बेड भी आ जाते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में वो कार्यान्वित है, एक्चुअल में क्या वो रनिंग है, उसका फ़ायदा बच्चों तक तभी पहुँचेगा जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग ही अगर मान लो ऑनेस्ट नहीं होंगे। बच्चे भी देख रहे हैं कि ये एक दिन में रूम तैयार हो गया है, उनकी सेवाएं उनको नहीं मिल रही हैं। तो कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं जो इसको रियल में इम्प्लीमेंट करते हैं और उन्हीं के कारण हम टिके हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में जो बेसिक सुविधाएं हैं हेल्थ को लेकर वो होनी ही चाहिए। और सीबीएसई ने भी 2004 में सबसे पहले सर्कुलर निकाला था सर कि ये मैंडेटरी है, फिर 2009 में इसको रिवाइज़ किया और 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें इसको मैंडेटरी किया है। और जो 2023 दिसंबर में एनसीएफ आया है, न्यू कुरिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें पेज नंबर 4 पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पूरा हेल्थ का कॉलम बना के कि दीज सर्विसेज आर मैंडेटरी इन द स्कूल्स। तो वही है मेरी एक स्कूल से गुजारिश है कि इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लें। हम जब कॉल करते हैं सर तो हमें बड़ा कई बार होता है कि नहीं अभी नहीं ज़रूरी, अभी नहीं ज़रूरी है, अभी तो हम पिकनिक लेके जा रहे हैं। तो वेरी सॉरी टू से कि पिकनिक इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हेल्थ इन देयर आइज। तो हेल्थ सबसे पहले है, मुझे लगता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके टीचर्स कितने अच्छे हैं, या आपने कहाँ से टीचर्स लगाए हैं, क्या आप उनको सैलरी दे रहे हो, क्या आपने क्लास में सुविधाएं दी हैं, वो सब मायने नहीं रखती अगर एक बच्चा पढ़ने के लिए अच्छा फील नहीं कर रहा है, एक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ फर्स्ट, तो इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या आप योगा का भी सहारा लेते हैं? बच्चों के बीच में जाकर योगा को प्रमोशन देना या स्कूल के बीच में योगा को प्रमोशन देना, इस तरह की भी आपकी एक्टिविटी रहती है या केवल डायग्नोज तक ही रहती है? जी, हम इसको अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमारी बात काफ़ी योगा सेंटर से, योगा टीचर से चल रही है, क्योंकि आमतौर पर स्कूल्स में पीटी टीचर या योगा टीचर होते हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो
बच्चे में जो बीमारियां आ रही हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमने शुरुआत वहाँ से की है। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो है बीमारी और एक है वेलनेस। तो अभी हम बीमारियों पे काम कर रहे हैं। योगा इज़ समथिंग लाइक लिंक्ड विद वेलनेस। तो वो वेलनेस है कि उनका जीवन अच्छा रहे, वो खुश रहें, दैट इज़ वेलनेस। तो अभी हम बीमारियों पे काम कर रहे हैं। कोई बच्चा बीमार है तो पहले वो स्वस्थ फील करे, देन हम उसको वेलनेस की तरफ लेके जाएं। योगा और मेडिटेशन मानसिक रोगों में और शारीरिक रोगों में दोनों तरह से काम करता है। हाँ ठीक है, वेलनेस को लेकर ज़्यादा काम करता है। जब आप बीमार हो चुके होते हो तब शायद योगा और मेडिटेशन काम नहीं करते हो, पर आपको बीमार ना होने दे जी उसके लिए योगा और मेडिटेशन बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो निश्चित रूप से वेलनेस के ही ज़्यादा काम आते हैं योगा और मेडिटेशन। तो और क्या क्या आपकी अलग अलग तरह की एक्टिविटी रहती है? स्कूलों से किस तरह से बात करना चाहते हो? स्कूलों में क्या क्या आपकी उम्मीद होती है कि स्कूल इस तरह से काम करे, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो इस तरह से कैसे रहती है आपकी? हमारी उम्मीद यही है कि जब हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल से बात करते हैं और अपना पूरा प्रोजेक्ट उनको समझाते हैं, दिखाते हैं, तो हमारी उम्मीद यही रहती है कि स्कूल्स हेल्थ प्रोजेक्ट को वेलकम करें। हालांकि वो मना नहीं करते हैं डायरेक्ट, कि वो मतलब उनके पास कोई पॉइंट नहीं है मना करने के लिए कि नहीं नहीं हेल्थ चेकअप तो अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं बोल सकता कोई भी। नहीं, बट अच्छी वो तो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बोल हाँ, सकता है बट वो इसको डिले करते कि हैं हाँ। कि अभी नहीं कराएंगे, नेक्स्ट मंथ कराएंगे, एग्ज़ाम के बाद कराएंगे, फिर दिसंबर में कराएंगे, अब तो सेशन ही ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। तो अगर सेशन के स्टार्ट में ही जिस बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है वो सही हो जाए तो क्या उसका इफ़ेक्ट उसकी स्टडीज़ पर नहीं पड़ेगा? दरअसल कैरिकुलम भी बहुत भारी भरकम होता है, और कैरिकुलम आजकल एनईपी में एक्टिविटी बेस्ड बना दिया। माननीय मोदी जी ने कहा है लर्निंग बाय डूइंग। आप जो कुछ सीखेंगे करके सीखेंगे, आप पढ़ के नहीं सीखेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग के जब से ये कॉन्सेप्ट आया है तब से कैरिकुलम और हैवी हो गया। सिखाते कम हैं, लेकिन जो सिखाते हैं उसको लर्निंग बाय डूइंग होता है, मतलब करके सीखते हैं बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से। तो इस तरह से सीखते, तो असलियत में स्कूल भी प्रेशर में ज़्यादा रहते हैं कि मुझे ये कैरिकुलम भी पूरा कराना है, उसके बाद इसके एग्ज़ाम भी होंगे वो भी पूरा कराने हैं। तो हेल्थ को लेकर, क्योंकि हेल्थ सेक्टर नहीं है स्कूल, तो उस कारण से शायद हो सकता है कि मैं भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती हो। तो लेकिन आप अगर किसी चीज़ को काउंसलिंग करें, स्कूलों के माध्यम से चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करें, स्कूल के डायरेक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल को समझाने का प्रयास करें, तो शायद हो सकता है कि उनके समझ में भी आए कि कैरिकुलम बाद में पहले हेल्थ। जी तो ये सभी पर लागू होता है। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए ही कम है कि हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। हम सब अपने अपने प्रोफेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ आगे बढ़ने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कम है। लेकिन उसका एक अच्छा जो एक्सेप्ट है वो ये भी रहता है कि हम अलग अलग फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। चाहे हम हैप्पीनेस के फील्ड में तो नीचे हैं, लेकिन दूसरे फील्ड में हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की कर ली। वो चाइना को पछाड़ देता है, वो अमेरिका के जैसे सामने खड़े हो जाता है। तो वो है कि अलग अलग फील्ड में हमने तरक्की इसलिए की कि हमने हैप्पीनेस पे काम नहीं किया। यदि हम हैप्पी रहने पर ही काम करते तो शायद दूसरे फील्ड में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते। हमारा पूरा फोकस एक तरफ, जैसे अर्जुन का फोकस रहा कि मछली के तीर में हमने आँख में तीर मारना है, तो उसने मार दिया, तो वो दूसरी तरफ ना देखे। तो ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट भी रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम बदल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि नहीं, पहले हेल्थ को ठीक रखेंगे, फिर हम अपने जो हमारा एम है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि पौध तैयार कर रहे हैं बच्चों में, कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जाने के बाद उसमें किस किस चीज़ की कमी नज़र आती है, तो उन पर फोकस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हेल्थ के मामले में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह से काम यदि कोई ईमानदारी के साथ करता है। अभी डिस्कशन हुआ कि एनजीओ भी काम करते हैं, डिस्कशन हुआ कि हॉस्पिटल भी काम करते हैं।
चैरिटेबल की तरह, लेकिन वो ईमानदारी से नहीं करते, एक निष्ठावान की तरह काम नहीं करते। यदि अपना काम, इस काम को ईमानदारी के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब मुझे आपसे एक चीज़ और जाननी है कि आप क्या ये सब कुछ करने के चार्ज करते हैं पर स्टूडेंट, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? सबसे पहले तो जो आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि स्कूल्स बिजी रहते हैं, कुरिकुलम ऐसा है, तो उस पे मैं दो बातें रखूँगा कि मुझे पता है कि स्कूल्स बिजी रहते हैं और थ्रू आउट द ईयर वो बच्चों के साथ लगे रहते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सीबीएसई इम्प्लीमेंट करने जा रही है, उसमें टाइम नहीं मिलता है, लर्निंग बाय डूइंग है। लेकिन जब हम किसी भी स्कूल में जाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, हम ये एश्योर करते हैं कि स्कूल की या स्टूडेंट्स की जो स्टडीज़ है वो हिंडर ना हो। सिर्फ उसी क्लास की स्टडीज़ 30 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए हिंडर होती है जिसका चेकअप चल रहा होता है, अदरवाइज़ पूरा स्कूल एज इट इज़ चलता है। स्कूल में पता ही नहीं चलता है कि कैंप भी लगा हुआ है। क्लासेस को 1 बाय 1 बुलाते हैं, तो साल में एक बार आधे घंटे के लिए सिर्फ एक क्लास को हम बुलाते हैं जिसमें उनका पूरा चेकअप हो जाता है। दूसरा, आपने बोला कि हाँ, इसके लिए हम डेफिनेटली, क्योंकि प्राइवेट हमारी कंपनी है, तो हम डॉक्टर्स को हायर करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और उनको हम चार्ज देकर बुलाते हैं। बहुत ज़्यादा हम बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, बहुत कम ऑपरेशनल कॉस्ट, ताकि 3 डॉक्टर आते हैं इसमें, एक जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट अपना पूरा सेटअप लेके आता है जिसमें कंप्यूटराइज्ड विजन चेकअप होता है, हाइट, वेट, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक कैंप कोऑर्डिनेटर, 5 लोगों की टीम जाती है। उसके बाद हम सर्टिफिकेट पूरा प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं। इन सब, अगर एक सिंपली अगर मैं बात करूं, मुझे अलग से 3 डॉक्टर्स के पास जाना है, एक अपना हेल्थ सर्टिफिकेट ही इशू करवाना है या अपनी जांच करवानी है, तो नॉर्मल टू नॉर्मल एक डॉक्टर की फ़ीस अगर मैं 100 रुपये भी लगाता हूँ, जो है नहीं आज के टाइम में, कहीं भी नहीं है। वो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो 300 रुपीज़ एक बच्चे के लगते हैं, ठीक है। हम यही सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ स्कूल में जाके, बच्चों तक जाके, बच्चों को 3 डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाना है, उससे हाफ रेट में देते हैं। 150 रुपीज़ में एक बच्चे को ये तीनों डॉक्टर्स चेक करते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार होती है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग बाहर नहीं हो पाएगी, काउंसलिंग होती है। तो इस तरह से हम बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, क्योंकि हम डॉक्टर्स को भी वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बच्चों का काम है, देश के भविष्य का काम है, तो आप ज़्यादा चार्जेस नहीं लेंगे, तो डॉक्टर्स रेडी होते हैं। हम उनकी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं करते। लेकिन हाँ, अब हम इस मॉडल पे आ रहे हैं कि लोकली कुछ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, आई सर्जन्स या ऑप्टोमेट्रिस्ट, उनसे हम टाई अप करें और जिन स्कूल्स में बच्चे पेमेंट नहीं देने योग्य हैं उन स्कूल्स में हम फ्री कैंप्स लगाएं, हमें स्पॉन्सर करें लोग, ठीक है, तो वो हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो निकले और हमें इसमें कोई ज़्यादा लालच नहीं है सर। तो बातचीत के अंत में आप कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे कि पेरेंट्स किस तरह से इस मामले को देखें और स्कूल किस तरह से इस मामले को देखें? सभी को एक मंच पे आने की ज़रूरत है। ये सिर्फ हम सेवाएं नहीं दे रहे हैं, ये एक मिशन है, हेल्दी स्टूडेंट्स हेल्दी नेशन। इस मिशन के साथ पेरेंट्स को भी जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल पेरेंट्स को फॉलो करते हैं कि ये हम कैंप लगाने जा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी उसकी अनुमति दें। स्कूल्स इस चीज़ की अहमियत समझते हैं, आई नो, अगर स्कूल्स का साथ नहीं होता तो लीफ ही नहीं होता। तो और सभी स्कूल से गुजारिश है कि वो इस मुहिम में जुड़ें और ज़्यादा इसको सीरियसली लें। और जो एनजीओज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, लाइक कुछ एनजीओज़ हेल्थ के लिए काम करती हैं, उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो हमें एज ए एग्जीक्यूशन पार्टनर लगाए कि आओ जी हेल्प करो हमारी, हेल्थ के लिए हमारे पास इतना बजट है, लगा दो स्कूल्स में कैंप,
करो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम, हम रेडी हैं। तो इस तरह से बस मेरा यही संदेश है कि एकजुट हो जाएं और हेल्दी स्टूडेंट्स हेल्दी नेशन, इस मिशन के लिए काम करें। अगर हमारा स्टूडेंट्स हेल्दी होगा तो हमारा इंडिया जो है वो स्ट्रोंग होगा, क्योंकि आज की क्लासरूम में ही कल का भारत बैठा है। डेफिनेटली। तो आज के इस बातचीत का सारांश ये है कि हेल्थ को प्रायोरिटी बेस देना चाहिए हमें। एजुकेशन साथ साथ चलनी चाहिए, एजुकेशन को कम नहीं आंकना चाहिए, पर हेल्थ को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जब हम अपने आप को स्वस्थ रख पाए तो देश और हमारा नेशन स्वस्थ रहेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। तो अलग अलग मंचों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ की बात की है। तो बच्चे यदि स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो देश कितना आगे बढ़ जाएगा उसका कोई अंत नहीं है। तो आज आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग समय पर हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे इस तरह से कार्यक्रम करने के लिए, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए पत्रिका संवाद के साथ। जी, धन्यवाद।